नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। प्रवासी उत्तराखंड वासियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी मिले हैं। प्रवासी सम्मेलन में विकास यात्रा विजन साझा किया गया है। प्रवासियों को उत्तराखंड के विकास का भागीदार बताया गया है। प्रवासी उत्तराखंड परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में सहयोग की अपील की गई है मुख्यमंत्री की ओर से। 27 प्रवासियों ने उत्तराखंड के 29 गांव गोद लिए हैं। एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड अव्वल रहा है और जीआईएस से 3,76,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव किए गए हैं। तो आपको बता दें कि प्रवासी सम्मेलन में एक विजन को तय किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। प्रवासी उत्तराखंड परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है और निवेश, शिक्षा पर जोर दिया गया है। पर्यटन में सहयोग की अपील की गई है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने की अपील की गई है। 27 प्रवासी ऐसे हैं जो 29 गांवों का उन्होंने गोद लिया है। जीआईएस से 3,76,000 करोड़ के निवेश का एक प्रस्ताव रखा गया है। तो प्रवासी उत्तराखंड वासियों से पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करते हुए नजर आए। प्रवासी सम्मेलन में विकास यात्रा विजन साझा किया गया। तो प्रवासियों को उत्तराखंड के विकास का भागीदार बताया है और प्रवासी उत्तराखंड परिषद के गठन का महत्वपूर्ण यहां पर जिक्र किया गया। निवेश, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ने और सहयोग करने की अपील मुख्यमंत्री की ओर से की गई। और हमारी चाहे वो महाराष्ट्र की संस्कृति हो, उत्तराखंड की संस्कृति हो, हमारे देश की यही विविधता है। अनेकता में एकता है। अलग भाषा, अलग देश, लेकिन फिर भी अपना एक देश। तो उत्तराखंड के लोग लगातार देश के, महाराष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते हैं। अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अपने गांव भी आते हैं, यहाँ का भी विकास में योगदान देते हैं, वहाँ भी देते हैं। तो अपने कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए उनके बीच में आज संवाद यहाँ पर स्थापित किया गया है। अनेक क्षेत्रों में आज उत्तराखंड देश के अंदर अनेक पहलें कर रहा है। नए नए नियम बना रहे हैं, नए नए कानून बन रहे हैं, नवाचार हो रहा है। साइंस के क्षेत्र में हो, इनोवेशन के क्षेत्र में काम हो रहा है। तो ये सब प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन, प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन हम हर वर्ष करते हैं। उसमें भी यहाँ से बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, अपने सुझाव देते हैं। उनका निरंतर वहाँ भी सहयोग बना रहे, यहाँ भी बना रहे, इसके लिए आज संवाद स्थापित किया है। बहुत अच्छा। आज बड़ी 3 दिन की बड़ी भारी बारिश के बाद बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी सरकार का किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है आपकी सरकार को? जी, मोदी सरकार लगातार उत्तराखंड को 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया, अभूतपूर्व रूप से वहाँ विकास हुआ है। आज लगभग 2.5 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाएं गतिमान है। जो प्रोजेक्ट लंबे समय से रुके हुए थे उन सभी पर काम हो रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रेलवे हो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हो, हवाई सेवाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, एम्स का निर्माण हो, अनेक बात जो पहले लंबे समय से रुके हुए थे, हवाई अड्डों का विस्तार हो या सीमांत क्षेत्रों तक जो है सड़क पहुंचानी हो, पर्यटन पहुंचाना हो, सब पर आज मोदी सरकार का बहुत सहयोग हमको मिल रहा है। उसी के कारण से उत्तराखंड तेज गति से आज विकास के मामले में आगे बढ़ रहा है। हैट्रिक आप सीएम बने, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, कि विकसित भारत जो उन्होंने संकल्प पूरे देशवासियों के सामने रखा है, उसमें उत्तराखंड अपना योगदान दे। और उनके मुंह से जो शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक, बाबा केदार के धाम में जो शब्द उनके मुंह से निकले हुए थे कि उत्तराखंड का ये दशक होगा, तो उसको बनाने के लिए सभी उत्तराखंडी भाई बहन मिलकर काम करेंगे और उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो रुड़की ब्लॉक सभागार में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना रहा। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभों की जानकारी दी है। इस अवसर पर राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जनहित के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया है कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविरों और सरकार जनता के द्वार अभियान के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम जो ऐतिहासिक कार्यक्रम था,
माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और वो मन से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अधिकारियों के सहयोग से जितने भी अधिकारी हैं सब इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है और सेवा पखवाड़े में 15 दिन फिर इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। सभी विभाग आप देख रहे हैं, सभी स्टॉल्स लगे हुए हैं, सभी विभाग अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। विभाग के पास जो भी समस्या जा रही है उसका तत्काल यही मौके पर ही उसका समाधान किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का है। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनका ये ऐतिहासिक कार्यकाल जो उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आगे भी इस तरह की स्टॉल लगेंगे? बिल्कुल, 15 दिन तक लगातार ये एक समर्पण है सरकार का, सेवा, सुशासन और समर्पण, ये लगातार जारी रहेगा। गौतम साहब, देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से अपने कार्यकाल का एक इतिहास इस प्रदेश में, इस देश में दिया है, मुझे लगता है कि वह सेवा पखवाड़े के नाम से उन्होंने ये जो सेवा कार्य इस 15 दिन के अंदर जो प्रारंभ किए हैं कि ताकि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, हर व्यक्ति तक हमारे कार्यक्रम पहुँचें। जो छूट गए हैं वहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य इन 15 दिन के अंदर हमको दिया है और हम सभी, हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण सभी इस काम पर लगे हैं। और मुझे लग रहा है कि यदि समाज का कोई वर्ग बच गया था तो इस 15 दिन के अंदर हम उसको भी छुएंगे और सरकार की प्रत्येक नीति तक उसको लेकर के जाएंगे, प्रत्येक नीति उस तक लेकर के जाएंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक वह लाभ पहुंच सके। हमारे अंतिम छोर तक हम इस सेवा भाव को लेकर के जाएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल के लिए, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए हम सभी, हमारे उत्तराखंड वासी उनके लिए आभारी हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित गड़बड़ी के दावों के बीच में मंदिर समिति ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रख दिया है। समिति ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जांच शुरू करने के लिए कह दिया है। वहीं कांग्रेस ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। श्री बद्रीनाथ जी में चढ़ावे की कथित चोरी, जो कि आरोप है कि अध्यक्ष जी के सहायक जो हैं, उनके स्टाफ के जो लोग हैं, उनके द्वारा की गई, इसकी जांच के लिए मंदिर समिति ने, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कमेटी बनाई है। जब ये खबर आई थी, मैंने उसी समय ये कहा था कि इस जांच को पारदर्शी और तटस्थ होना चाहिए, जिससे कि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये जांच अपने इंटरनल कुछ अधिकारियों के एक ग्रुप को दे दी, एक उसकी सब कमेटी बनाकर एक जांच दे दी, जिस पर कि विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पर आरोप हैं, उनके निजी स्टाफ पर आरोप हैं, और ऐसे में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने जिस जांच की संस्तुति की है, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है, चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कोर्स नोटिस भी जारी हो चुके हैं। तो उत्तराखंड सरकार के ऑपरेशन प्रहार अभियान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने सरकार की इस कार्रवाई को ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। नरेश बंसल ने कहा है कि पुलिस को अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरी छूट दी गई है। चाहे पहाड़ हो या मैदान, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं और सांसदों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उनके योगदान
बलिदान को याद किया। इस मौके पर राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बीजेपी हर साल 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाती है, लेकिन इस साल उनकी 150वीं जयंती के कारण कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पूरे देश भर में मना रही है। हर वर्ष मनाते हैं हम 6 जुलाई को, लेकिन ये वर्ष विशेष है क्योंकि 125 वर्ष हो रहे हैं। तो उनके विचार को, उनकी नीति को, उनके सिद्धांतों को, उन्होंने शिक्षा जगत में क्या किया, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में क्या किया, मंत्री के रूप में क्या किया, जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में क्या देश की राजनीति को दिया, ये सारे विषय को लेकर के पूरे देश भर में जगह जगह सेमिनार होगा, गोष्ठियाँ होंगी। उसके माध्यम से इसको रखेंगे जिससे आने वाला समाज उसको समझ सके। तो उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सहिया कानू मोटर मार्ग पर कलता गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहिया पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और प्रदेश भर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बीते सप्ताह कई जिलों में भारी बारिश और तेज बारिश की बौछारें देखने को मिली है। इसी बीच में मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह के लिए बारिश को लेकर नया पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CM तोमर ने अनुसार 6 जुलाई के लिए बागेश्वर जिले में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अभी मौसम जैसे हमने बताया था पीछे भी फोरकास्ट में कि भाई अभी एक्टिव रहने का टाइम है और अभी जो पिछले 24 घंटे के दौरान अगर हम देखें बहुत भारी बारिश भी हमारे को बागेश्वर और उत्तरकाशी जिले में मिले। भारी बारिश बाकी पिथौरागढ़ में, चमोली में, देहरादून जिलों में भी प्राप्त हुई है। तो अभी आने वाले जो टाइम है उसमें भी हमने जो फोरकास्ट दिया अगले 12 तारीख तक के लिए, अगले 1 सप्ताह, तो इसमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक से लेकर अधिकांश स्थानों पर आपको देखने को मिल सकती है, लगभग सभी जनपदों में। और जो चेतावनी है इसके लिए हमने चेतावनी में भी जो है अगले 24 घंटे के लिए बागेश्वर जिले में जो है बहुत भारी से बहुत भारी बारिश जैसे होने के चांसेस है, तो ऑरेंज, उसके लिए ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है। जो भारी बारिश है उसके लिए जो हैवी रेनफॉल हमारे को काफ़ी सारे जनपदों में इस सप्ताह के दौरान चांसेस बने हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है गरज चमक के साथ तीव्र से अति तीव्र जो है अत्यंत तीव्र जो वर्षा के दौर है उसके चांसेस भी बने हुए हैं। तो इसमें जो खासतौर से मुख्य जिले हैं उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली जैसे जिले हैं, पिथौरागढ़ है, नैनीताल भी, तो ये जिले जहाँ पे ये संभावना ज़्यादा बनी हुई है। तो कुमाऊं का एकमात्र सबसे बड़ा अस्पताल सुशीला तिवारी इन दिनों एक तरह की आपदा झेल रहा है। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादले के कारण सुशीला तिवारी अस्पताल से 16 विशेषज्ञ डॉक्टर का तबादला अन्य स्थानों पर कर दिया गया है, जिसकी वजह से सुशीला तिवारी अस्पताल में अवस्थाएं हावी होने लगी हैं। कुमाऊं का एकमात्र सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण यहां उत्तराखंड समेत अन्य प्रदेशों से भी लोग अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहां विशेषज्ञ डॉक्टर न मिल पाने के कारण लोगों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ रहा है। अस्पताल में कुछ डिपार्टमेंट जैसे मेडिसिन, गायनी, गैस्ट्रो विशेषज्ञ डॉक्टर न होने के कारण बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से लगभग 16 जो हमारे फैकल्टी है वो उनका ट्रांसफ़र पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में हुआ है। ये स्थानांतरण जो अनिवार्य स्थानांतरण नियमावली पर जो है शासन द्वारा किया गया है, इसमें से कुछ डिपार्टमेंट जैसे मेडिसिन है, गायनी है, तो उस डिपार्टमेंट का फैकल्टी के हमें रिप्लेस देना पड़ेगा ताकि जो है हॉस्पिटल हमारे सुचारू रूप से सही ढंग से चल पाए। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बदहाल होती जा रही हैं। कुमाऊं के एकमात्र सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी में भी इन दिनों बदहाली का मंजर चल रहा है। जी हां, सुशीला तिवारी अस्पताल से एक साथ 16 विशेषज्ञ डॉक्टरों का तबादला हो जाना किसी भयंकर आपदा से कम नहीं है।
सुशीला तिवारी अस्पताल कुमाऊं ही नहीं, पूरे क्षेत्र का, पूरे उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां आसपास के जिलों से तो लोग आते ही हैं, साथ ही साथ अन्य प्रदेशों से भी लोग यहां इलाज कराने आते हैं, क्योंकि सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज होने के साथ साथ क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल भी है और तमाम सुविधाओं युक्त है। इसके बावजूद यहाँ से 16 विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक साथ तबादला हो जाना कहीं ना कहीं ये सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए और यहाँ की जनता के लिए बेहद ही दुखदाई खबर है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इन 16 डॉक्टर्स की तबादला क्यों यहाँ से किया गया और इनकी जगह पर कब तक नए विशेषज्ञ यहाँ रखे जाते हैं। बहरहाल हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल अब जिन समस्याओं से जूझने जा रहा है उनमें गायनी की सबसे बड़ी समस्या है, साथ ही गैस्ट्रो की जो विशेषज्ञ थे उनका यहाँ से तबादला कर दिया गया है। तो ऐसे ही तमाम जो विभाग हैं उन विभागों से विशेषज्ञों को हटाया जाना और लगभग इन विभागों को यहाँ बंद कर दिया जाना कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के लिए और यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी दुखदाई साबित होगा। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी। तो ज्वालापुर विधानसभा के विधायक रवि बहादुर का ग्राम दादूपुर गोविंदपुर पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान विधायक ने गांव के सम्मानित लोगों से आत्मीय मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं और जनभावनाओं पर चर्चा की है। रवि बहादुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विरोध करने वालों को जनता 2027 में जवाब देगी। उन्होंने दावा किया है कि उत्तराखंड में 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यार कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट ही रहेगी। वही बात कुछ भाई लोग ठीक है, उम्मीदें होती हैं, उनका विधायक है, उम्मीदें होती हैं, पर मेरा निवेदन है कि वो बीजेपी के आईटी सेल के लोगों से बचें, बीजेपी के स्लीपर सेल से बचें और अगर कांग्रेसी हो तो बीजेपी के पदाधिकारियों को अपने मंचों पर बिठाना बंद करो। अगर कोई बात है तो बैठो, संवाद करो। कांग्रेस हमेशा संवाद में विश्वास रखती है। आज ये संवाद ही तो हुआ, आप भीड़ देखिए चारों तरफ। क्या ये कांग्रेस नहीं है? क्या इनके काम नहीं हुए? और इसके बाद क्या आपको लगता है कि इनके काम एकदम हो गए? क्या इन्होंने 6 महीने 5 महीने इंतजार नहीं किया होगा? आज अगर दादूपुर गोविंदपुर का स्वरूप बदलावा आपको मिल रहा है तो निश्चित रूप से कभी ना कभी तो हमने 1 साल 1.5 साल पहले इसमें मेहनत की होगी और उसका 1 साल बाद फल आया है। देखो, एक दिन खाते एक दिन नहीं जलते। एक दिन आप पेड़ लगाओगे, एक ही दिन में वो फल नहीं देता, इंतजार करना पड़ता है। तो वहीं नैनीताल जिले के हल्द्वानी से दुखद खबर सामने आई है। गौला नदी में छलांग लगाने वाले 16 साल के प्रियांशु बिस्ट का शव एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद कर लिया है। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस के अनुसार प्रियांशु बिस्ट ड्राइंग का सामान लेने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वो गौला पुल पहुंचकर कुछ देर बाद नदी में छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं पाए। कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसी क्रम में हरिद्वार पुलिस और बिजनौर पुलिस के बीच में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई है। बैठक में वाहनों की आवाजाही के समय निर्धारण, प्रभावी ट्रैफिक डायवर्जन, अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी है। मसूरी में देर रात शराब के नशे में धुत एक युवती ने मॉल रोड से लेकर लाइब्रेरी पुलिस चौकी तक जमकर हंगामा काटा है। युवती के हंगामे और पुलिस से अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि युवती के साथ मौजूद युवकों ने ही पुलिस से मदद मांगी थी। पुलिस युवती को चौकी ले गई, जहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। कोतावल देवेंद्र चौहान के अनुसार युवती को समझाने के बाद सुरक्षित घर भेज दिया गया। हरिद्वार में अवैध रूप से संचालित टूर एवं ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी के निर्देश पर शिवमूर्ति गली में विशेष चेकिंग के दौरान 20 टूर ऑपरेटरों का चालान किया गया। जांच में कई एजेंसियां बिना वैध लाइसेंस यात्रियों की बुकिंग और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित करती मिली हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बस लगातार सूचना आ रही थी कि जो कई सारी टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसीज हैं इनके पास लाइसेंस नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि जितनी भी टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर्स हैं इनको टूरिज़्म के साथ साथ आरटीओ विभाग से भी एक लाइसेंस लेना होता है, जिसमें सवारियों को इकट्ठा करने के लिए इनको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमारे द्वारा जब चेकिंग की गई तो लगभग 20 इस प्रकार के अवैध हमको शॉप्स मिली, जिनमें हमने नोटिस प्रोवाइड किए हैं और उनको बोला गया है कि जल्द से जल्द वो अपना लाइसेंस प्राप्त करेंगे। जो भी इनके जो चालान किए गए हैं वो सारे चालान कोर्ट प्रेषित किए जाएंगे। जो जुर्माने की दर होती है वो 25,000 से लेकर 1 लाख तक होती है और ये जुर्माना कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। तब तक इन सबको कहा गया है कि आप लोग टिकटों की बिक्री का कार्य नहीं करेंगे और इनकी दुकान एक तरीके से सीज कर दी गई है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में नाबालिग से कथित छेड़छाड़ के आरोप के बाद देर रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में प्रदर्शन किया है। आरोप है कि रेहान नामक युवक ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की है। कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के समक्ष विरोध दर्ज भी कराया। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिजॉर्ट में चल रही कथित रेव पार्टी का भंडाफोड़ कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंशुनाथ टेसी के नेतृत्व में कोतावली रामनगर पुलिस एसओजी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की संयुक्त टीम ने ग्राम ठेला स्थित एक क्रोन रिजॉर्ट में छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान 52 पुरुषों और 10 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। मौके से हरियाणा ब्रांड की शराब और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद होने की बात सामने आई। पूछ लो जी सर। सर एक खुलासा है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा खुलासा है, क्या कहते हैं सर, थोड़ा बताइए। नमस्कार साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि देवभूमि उत्तराखंड का स्वरूप यथावत बनाए रखना है। इस पर जो है अनैतिक काम को होने नहीं देना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है। हमारे यहाँ पे आज जनपद नैनीताल में अभी तक का इस वर्ष का उत्तराखंड का खासतौर पे कुमाऊं रेंज का सबसे बड़ी कार्रवाई हुआ है। मतलब राज्य का अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा, इस साल का सबसे बड़ा देह व्यापार, सेक्स रैकेट और डांस जो होता है ना, सेक्स रैकेट का और देह व्यापार का जो है एक भांडाफोड़ हुआ है। हमें एक सटीक सूचना मिली थी कि रामनगर क्षेत्र में एक पूरा रिजॉर्ट को ग्रुप बुकिंग करके आए हैं लोग। ये सब यूपी के और दिल्ली के लोग रहने वाले हैं और इनके द्वारा ग्रुप बुकिंग करने के उपरांत यहाँ पर जो है अन्य बाहर के राज्यों से, विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में महिलाओं को और नाबालिग बच्चियों को बुलाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और जो है ये सब चीज़ें, जिस्म फरोशी और वेश्या वाटिका, व्यभिचार का धंधा चलाया जा रहा है करके। तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मसूरी स्थित आईएएस अकादमी में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों के साथ साइकिल रैली निकालकर फिट इंडिया और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर ही प्रभावी नेतृत्व और बेहतर प्रशासन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं से व्यायाम, योग और साइकिलिंग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने की एक बड़ी अपील की है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।